Good morning, everyone. Students, today we will start our new chapter 11 from class 11th history, and the chapter is Paths to Modernization. Student, this chapter is about the two major countries. The first is Japan, and the second one is China. And we have already covered the topic of China, that how China becomes the Republic of China. And in this video we will start about Japan. It means we will discuss the history of Japan, Japan's political system, then the Meiji restoration, and how Japan achieved its success. So let's start it. Students, जो आज का हम जापान अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, लेकिन अगर बच्चे हम इसकी हिस्ट्री की बात करूं जापान की, स्पेशली टिल 12th सेंचुरी देयर वाज अ मोनार्की सिस्टम. इट मीन्स देयर वर एम्परर्स who were handling the administration system and who were taking all the decision regarding the finance, regarding the revenue of the Japan. But बच्चे in 12th century a clan or group I can say, they came and they start ruling, and they were the shoguns. वो थे शोगन्स कौन थे एक्चुअली? दे बिलोंग्स टू तोकुगावा क्लैन. तोकुगावा क्लैन था, उनके लोग थे. नो डाउट बच्चे जापान में उस टाइम पे एम्परर था, इम्पीरियल कोर्ट थी, लेकिन जैसे ही शोगन्स आए उसके बाद जो इम्पीरियल कोर्ट है उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो पावर कह सकती हूँ मैं, इट्स नॉट डिक्लाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड शोगन्स ने रूल करना स्टार्ट किया. इसका मतलब है 12th सेंचुरी में अगर मैं सीन की बात करूँ तो जापान में इम्पेरल सिस्टम भी था, मतलब एम्परर्स भी थे और शोगन्स भी थे, लेकिन जो है एम्परर, बिकॉज दे वर नॉट कैपेबल्स टू हैंडल ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सो दैट इज़ वाई जो शोगन्स हैं वो रूल करने लगे. देन बचे 1603 से लेके 1867 तक तोकुगावा फैमिलीज आई, मतलब शोगुन्स के भी आगे जो हैं ये कह लो एक रूलिंग फैमिली चलने लगी, जापान में रूल करने लगे. और बच्चे सबसे अच्छी बात क्या थी, 1603, वैसे तो 12th सेंचुरी के बाद ही आ गए थे वो, लेकिन जो उनकी मेन पावर थी वो 1603 से आई. और बच्चे उस टाइम पे जो शोगुन्स थे they were ruling 250 domains, which is I think a great number. 250 domains को उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, which is a I think a very big achievement. और बच्चे जो यहाँ पे डैन्योस बोला गया है, डैन्योस थे चीफ. इसका मतलब है जो उन्होंने 250 डोमेन्स को रूल करना स्टार्ट किया था, तो उसमें उन्होंने हर एक डोमेन में अपना एक चीफ बिठा दिया, जिसे हम बोलते हैं डैन्यो. और बच्चे इन द लेट सेंचुरी 16th सेंचुरी के बाद जो शोगुन्स थे, मैंने यहाँ पे लिखा ओनली, देन शोगुन्स, देन डेन्यो एन ऑर्डर टू डोमिन लैंड्स टू स्टे इन ईडो. सबसे पहले आए बच्चे शोगुन्स, ठीक है, इंपीरियल सिस्टम था, स्टिल देयर वर शोगुन. फिर उन्होंने चीफ अपॉइंट किए, मतलब 250 डोमेन्स को अगर रूल करना है जापान में तो आप जो है हर एक डोमेन को संभालोगे. और बच्चे उन्हें इंस्ट्रक्शन क्या दी गई कि उनको सिर्फ कहाँ तक रहना है, ईडो तक रहना है. ईडो मतलब उस टाइम टोक्यो को ईडो बोलते थे. तो आपको ईडो के अंदर अंदर जितनी भी डोमेन्स लैंड है उसको क्या करना है, कैप्चर करना है, उसको कंट्रोल करना है. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था बच्चे, क्यों उनको सिर्फ ईडो तक रहने के लिए बोला गया था? क्योंकि बच्चे वहाँ से बहुत प्रॉक्सिमिटी थी. प्रॉक्सिमिटी मीन्स वो जो शोगन्स थे डैन्योस पे भी नज़र रखते थे कि कहीं वो हमारे अगेंस्ट ना चले जाएं. इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ टोक्यो, इट मीन्स ईडो की जो डोमिनेंट लैंड है उसको आपको कंट्रोल करना है, जो 250 डोमेन्स कवर हो रहे थे. देन बच्चे इसके बीच में आए थे एक समुराइज कौन से थे? आई थिंक मैं कह लूँ दे वर द एलीट्स, बहुत धनी वर्ग के लोग थे, एंड दे वर एक्सपर्ट इन द वॉर्स. जो बेस्ट काइंड ऑफ वेपन्स थे, स्वॉर्ड, तलवारें बनाई जाती थी, वो उस टाइम पे समुराइज बनाते थे. समुराइज दे ऑल्सो बिलोंग्स टू अ क्लैन. और बच्चे वो हेल्प करते थे शोगन्स की. कहीं ना कहीं वो एम्परर के फेवर में ना होकर शोगन्स के फेवर में थे. और बच्चे डिफेंस में, आर्मी में, क्योंकि स्वॉर्ड बहुत अच्छे बनाते थे, तो वो कहीं ना कहीं जो समुराइज है दे हेल्प द शोगन्स इन डिफेंस एंड आर्मी.
एंड बच्चे सम चेंजेस वर डन बाय द शोगन्स इन द लेट 16th सेंचुरी। पहले जब शोगन्स आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था किन्हें, एम्प्रर्स को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एम्प्रर्स उस टाइम पे कैपेबल नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, साथ में जो डेन्योस थे उनको भी। लेकिन बच्चे 16th सेंचुरी के बाद उन्होंने कुछ छूट दे दी। कुछ छूट मतलब पहली क्या थी, डेन्योस दे कुड लिव इन द कैपिटल ऑफ डोमेन, ऑटोनॉमी दे दी। पहले जहां उनको लिमिट किया गया था सिर्फ ईडो में रहने के लिए कि आपको टोक्यो से बाहर नहीं जाना है, आपको टोक्यो की ही लैंड को कंट्रोल करना है, लेकिन अब उनको ऑटोनॉमी दे दी, मतलब उनको फ्रीडम दे दी कि आप जहां मर्जी रूल कीजिए। दे कुड लिव इन द कैपिटल ऑफ द डोमेन, आपको जहां जहां की लैंड कंट्रोल करनी है आप वहां कर सकते हो। देन द सेकेंड इज समुराइज, दे कैन कैरी द स्वोर्ड ओनली। स्वोर्ड एक वेपन है, हर एक के हाथ में नहीं दे सकते हैं, बिकॉज समवेयर इट लीड्स टू वायलेंस। तो बच्चे डेन्योस को नहीं दिया गया यूज़ करने के लिए स्वोर्ड, सिर्फ किसको दिया गया, हु आर मेकिंग इट, इट मीन्स समुराइज को। एंड देन लैंड सर्वे टैक्सेशन। लैंड सर्वे टैक्सेशन वॉज अ वेरी गुड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द जापानीज। उन्होंने क्या किया बच्चे, लैंड को सर्वे करना स्टार्ट किया, मतलब जहाँ का लैंड बहुत अच्छा है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे टैक्सेशन ज़्यादा, जहाँ की लैंड थोड़ी फर्टाइल कम है वहाँ का टैक्स कम। सो टैक्स एज पर द यूटिलिटी दे इंट्रोड्यूस्ड। बच्चे इसका रिजल्ट क्या रहा, एज अ रिजल्ट ईडो प्लस ओसाका प्लस क्योटो एंड 6 more cities in the Japan they start flourishing। पहले हम कहाँ तक लिमिटेड थे, सिर्फ ईडो तक, क्योंकि उस टाइम पे जापान इतना फ्लरिश नहीं हो रहा था। जापान ने डेन्योस को बोला हुआ था कि आप सिर्फ ईडो के अंदर रहेंगे, लेकिन जब उन्हें ऑटोनॉमी मिली तो एज अ रिजल्ट बचे जापान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ने लगी। 50,000 इवन मोर देन 50,000 पीजेंट्स, क्योंकि बच्चे जापान जो है वो एग्रेरियन कॉलोनी है, वहाँ पे मोस्टली जो लोग थे उस टाइम पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। तो मोर देन 50,000 पीजेंट और पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी। पहले सिर्फ ईडो की पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी, जैसे ही ऑटोनॉमी आई उसके बाद ओसाका, क्योटो और बहुत 6 या 6 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कह सकती हूँ, उस टाइम पे जापान की बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ इस्टेब्लिश होने लगी, माइग्रेंट्स आने लगे। तो इस चीज़ का जो शोगुन्स ने जो ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ये कह लो परमिशन दी थी, इस चीज़ का रिजल्ट तो ये पॉजिटिव रहा, लेकिन एक नेगेटिव रिजल्ट भी था। नेगेटिव रिजल्ट क्या था बच्चे, जापान में कहीं ना कहीं एक क्राइसिस भी आ गया था। क्या क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि बच्चे जब जापान इंडिया के साथ या चाइना के साथ जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, सो दे हैव टू पे इन देयर ओन करेंसी, लेकिन उस टाइम पे जापान किस में पेमेंट कर रहा था, गोल्ड में। और एक टाइम तक आते आते जापान में जितना भी गोल्ड था या जितनी भी प्रीशियस मेटल थी वो ख़त्म होने लगी। और बच्चे फिर वहाँ एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, मतलब किसी कंट्री का पूरा गोल्ड किस में ख़त्म हो रहा है, सिर्फ एक पेमेंट करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। एंड देन अगेन टोकुगावा इंटरवेन। अगेन टोकुगावा इंटरवेन में शोगुन उस टाइम भी थे ना, नो डाउट एम्परर सिस्टम भी था, इंपीरियल कोर्ट भी थी, लेकिन उसकी पावर ख़त्म हो गई थी, धीरे धीरे कम हो गई थी आई कैन से। और बच्चे शोगुन्स ने जो टोकुगावा से, उन्होंने दोबारा से इंटरवेन किया, मतलब दोबारा से इस चीज़ को भी संभाला। कैसे, दे फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। निशिजिन एंड क्योटो वर्ल्ड बेस्ट सिल्क। उन्होंने अब सबसे पहले डिसीजन क्या ली कि जितनी भी पेमेंट होगी वो गोल्ड में नहीं होगी, वो जापान की करेंसी में होगी। इसका मतलब है नोट छापना पड़ेगा ही पड़ेगा, जो मेन बैंक है वहाँ का, गोल्ड में पेमेंट नहीं होगी। और बच्चे फिर उन्होंने फोकस किया सिल्क इंडस्ट्री पे। सिल्क इंडस्ट्री क्योटो का अगर आज सिल्क देखते हैं, वर्ल्ड बेस्ट सिल्क है, नो डाउट चाइना इसके लिए आगे है, लेकिन बच्चे जापान में जो निशिजिन क्योटो है उनका भी सिल्क बहुत अच्छा है। एंड द सिल्क इंडस्ट्रीज दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टोकुगावा और द शोगुन्स देयर। एंड इसके साथ साथ बच्चे उन्होंने, जैसे उनको पता लगा कि हाँ भाई चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं, एक रिनाइंसेंस पीरियड आ रहा है जापान में, तो उन्होंने लिटरेचर, एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। और उस टाइम पे बच्चे आपकी बुक में गिवन है एक जो नूडल्स बाउल है उसकी कॉस्ट एक बुक के इक्वल थी, मतलब बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, जितने में आप एक बॉल खरीदेंगे नूडल्स का, उतने में आपकी एक बुक अवेलेबल हो जाएगी। और उस लिटरेचर में जापान की हिस्ट्री, प्रेजेस बहुत से गिवन थे। और बच्चे उसके साथ साथ कुछ मिथ्स भी आए, और सबसे बड़ा मिथ्स क्या था, जापानीज अभी भी क्लेम करते हैं जो उनके एम्परर्स थे
दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ सन, वो सीधा सीधा जो सन है उनके डिसेंडेंट हैं। और इस वजह से शायद आपने अगर कभी जापान का जो है फ्लैग देखा होगा तो उसमें भी सन है, और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो ये स्टोरी है सन के पीछे। इसके साथ साथ बच्चे अभी तक क्या हुआ था देखिए, जहाँ इंडिया उस टाइम पे, इंडिया, फिलीपाइंस, अफ्रीका कॉलोनियलिज्म के अंडर थे, मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं इस्टेब्लिश हो चुके थे, कॉलोनी बन चुकी थी ब्रिटिशर्स की। उस टाइम पे जापान में क्या था, इम्पीरियल कोर्ट था बट उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, शोगन्स थे, तोकुगावास थे, देन वो ही लेकर आए समुराइज को, डैन्योस को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत से चेंजेस आने लगे, क्राइसिस आया, लेकिन क्राइसिस से भी वो उभर गए मतलब बाहर आ गए तोकुगावास की हेल्प में। और फिर आए एक न्यू काइंड ऑफ गवर्नमेंट, या ये कह लो मेजी रिस्टोरेशन। अब ये मेजी रिस्टोरेशन क्या है बच्चे, क्योंकि जो तोकुगावास थे उन्होंने ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे बहुत लिमिट कर दिया था, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम उनको सारी पेमेंट गोल्ड में करनी पड़ रही थी, विच लेट्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस वजह से जो बिजनेस क्लास था वहाँ का वो खुश नहीं था, किनसे, तोकुगावा से, शोगन से। उनको लगता था कि हम कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे जापान के अंदर अंदर अगर हम ट्रेड करते रहेंगे, और अगर हम बाकी कंट्रीज से ट्रेड नहीं करेंगे। नो डाउट उस टाइम पे जापान इंडिया के साथ, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन तोकुगावा फैमिली ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ करेंसी। तो इस वजह से बच्चे डिमांड्स बढ़ने लगी बिजनेस क्लास की, डिसकंटेंट हुआ, मतलब दोज हु वर इन द फेवर ऑफ शोगुन्स नाउ दे वर डिसअपॉइंटेड विद द शोगुन्स ड्यू टू द अनसक्सेसफुल इन द बिजनेस, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे इतना बिजनेस में। और उन्होंने मेन डिमांड क्या थी कि ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जापान हैव टू बी सेटअप विद द अदर कंट्रीज। जापान को बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशनशिप रखने ही होंगे, मतलब हमें अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ की तरक्की होगी, तभी तो यहाँ सक्सेस होगी। और बच्चे उस बीच में 1853 में मैथ्यू पेरी from United States of America, he came into Japan with the treaty, and the treaty was about the trade and the diplomatic relationship from the USA। मतलब USA उस टाइम पे चाहता था कि जापान हमसे ट्रेड करे, लेकिन जापान जो है वो नहीं करना चाहता था किसी के साथ भी ज़्यादा ट्रेड। क्यों बचे, क्योंकि उसको पता था इंडिया, ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ठीक है, एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए थे, लेकिन सेट होकर बैठ गए यहाँ पे, क्या लेकर, कॉलोनियलिज्म, मतलब उन्होंने इंडिया में कब्जा कर लिया। सिमिलरली अफ्रीका में भी यही था, फिलीपाइंस में भी यही था, कि उस टाइम पे बहुत बाहर की कंट्रीज़ क्या करती थी, ट्रेड पर्पस के लिए जाती थी कहीं और वहाँ जमकर बैठ जाती थी। तो जापान को भी ये था कि मैथ्यू पेरी जो है वो कहीं ना कहीं आया तो ट्रेड रिलेशनशिप का ऑफर लेकर है, एक प्रोविज़न लेकर आया, लेकिन मे भी हम पे वो कब्जा भी तो कर सकते हैं ना कहीं। और बच्चे ये ट्रू भी हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो मैथ्यू पेरी के पीछे का रीज़न था, मैथ्यू पेरी को भेजने का रीज़न यही था कि जापान पे कब्जा करना। और बच्चे 1868 तक आते आते शोगुन्स दे डिथ्रोन्ड बाय द जापान एंड ईडो एंड टोक्यो एंड एम्परर सिस्टम बैक इन द पावर। और बच्चे क्योंकि जो बिजनेस क्लास था वो शोगुन से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होता गया, और उन्होंने क्या किया, शोगुन्स को डीथ्रोन कर दिया। डीथ्रोन का मतलब है उनकी कोई भी ऑर्डर मानने से मना कर दिया, और एम्परर सिस्टम बैक इन द जापान। एम्परर सिस्टम मैंने आपको बिगनिंग बताया था कि इंपीरियल कोर्ट था, लेकिन उनकी पावर कुछ भी नहीं थी शोगुन्स के आगे, मोनार्की कुछ भी नहीं थी, और फिर उनको वैल्यू दी जाने लगी, अगेन दोबारा से उनकी वैल्यू आई। एंड बच्चे ये सब किसने किया, ये सब जो है बाहर की जो कॉलोनियलिज्म पावर्स थी कहीं ना कहीं वो करवा रही थी जापान में बैठे बैठे। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही थी उस टाइम पे। और बच्चे अब जापानीज़ के मन में ये आ गया द फियर ऑफ कॉलोनियलिज्म, कहीं ना कहीं शोगुन्स की सरकार गिरना, मतलब शोगुन्स को डीथ्रोन करना, इट वॉज द बिग चैलेंज फॉर द जापानीज़। और जापान में एक फियर बैठ गया लोगों के बीच में कि अब तो यहाँ पे भी कॉलोनियलिज्म आ जाएगा। कॉलोनियलिज्म मीन्स जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर रखा है, अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म है, फिलीपाइंस में है, इधर से क्या कहते हैं जावा में है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा। और बच्चे फिर उनमें एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो प्रमोट की जाने लगी। एंड स्लोगन आया द रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, फोकुकू क्यों ही,
ये जापानीज लैंग्वेज में है, इसका हिंदी वर्जन है रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। मतलब अब हमें जो है जापान को एक तो कॉलोनियलिज्म से बचाना है, एक कंट्री को रिच करना है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमने करना है, और हमें आर्मी भी क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आर्मी जो है हमें कहीं ना कहीं किससे बचाएगी, इन सब चीज़ों से हमें बचाएगी। एंड बचे फिर डिसीजन लिया गया, क्योंकि एम्परर की वैल्यूज़ को अब जो है रीस्टोर करना था। जो ये मेजी गवर्नमेंट आई ना, मेजी रीस्टोरेशन का मतलब क्या है, जो एम्परर्स अपनी पावर खो चुके थे अब उनकी पावर्स को कहीं ना कहीं वापस लेकर आना था। इस वजह से बच्चे जो आर्मी है, उस मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो एम्परर्स के अंडर रखा गया, गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा गया। उनको सीधा सीधा मिलिट्री की अपॉइंटमेंट किसके हाथ में दी गई, एम्परर्स के हाथ में। और बच्चे एक प्लस पॉइंट भी आया था मेजी गवर्नमेंट के, मतलब शोगुन्स के आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए थे जापान में, विच वॉज अ पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहले बच्चे एम्परर हु वॉज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एंड आर्मी, और कोई भी कानून लागू करना पड़ता था। पहले जो है एम्परर की वैल्यू नहीं थी तो एम्परर की परमिशन लेनी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जो है एम्परर की परमिशन लेनी पड़ती थी। एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, ट्यूशन फ़ी बहुत कम रखी गई, मतलब स्कूल की फ़ीस बहुत कम रखी गई, जापानीज़ हिस्ट्री को प्रमोट किया गया, मोरल कल्चर, मोरल साइंस इंट्रोड्यूस की गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे गए टीचर्स के लिए। और बच्चे आप ये देखो ना, 90s में आई है यहाँ पे मोरल एजुकेशन, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जापान में तो उसी टाइम 1870s में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। और बच्चे ये सारा जो चेंजेस हुआ था, ये शोगुन्स के जाने के बाद जो नई गवर्नमेंट आई थी उन्होंने किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। और बच्चे एक और रिफॉर्म, हु वर 20 और अबव 20, जो 20 साल से प्लस है, उनको थोड़ा सा मिलिट्री जो है सर्विसेज देना कंपलसरी किया गया। एक लीगल सपोर्ट सिस्टम लगाया गया टू मेंटेन द डिफेंस एंड आर्मी एंड टू मेंटेन द पीस ऑफ द कंट्री। एंड सेंसरशिप क्यों लगाई गई थी, कि बुक्स में क्या छप रहा है, क्या कंटेंट जा रहा है बच्चों के पास थ्रू एजुकेशन, और मीडिया में क्या छप रहा है, न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, इस सब को भी बच्चे कंट्रोल किया गया। और बच्चे उन्होंने ये सब चीज़ इसलिए की क्योंकि उस टाइम पे जापान में ये एक स्टेबिलिटी पॉइंट था, मतलब एक स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी थी, आपस में लड़ झगड़ कर नहीं। कि पॉलिटिक्स तो बहुत, मतलब कंट्री, हर कंट्री में देखो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन उस टाइम पे जो ये मेजी रिस्टोरेशन हुआ था, उन्होंने ये सोचा था कि जापान की डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है। तो उन्होंने जो स्लोगन बनाया था रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, इसके अंडर ये इन्होंने रिफॉर्म्स किए। और जितनी भी मिलिट्री है वो किसके अंडर रखी गई, एम्परर के अंडर। कहीं ना कहीं एम्परर, क्योंकि वो बच्चे एरिस्टोक्रेट्स थे और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की यहाँ बात हो रही है, तो एम्परर को जो है कंट्रोल करने के लिए दी गई मिलिट्री, मतलब एम्परर के ऑर्डर पे जो है अब जापान की मिलिट्री क्या थी, काम कर रही थी, ना कि गवर्नमेंट के अंडर। सो बच्चे अभी तक जापान में क्या हुआ था, 1870s तक हम पढ़ चुके हैं। आगे फिर कैसे जापान, क्योंकि बच्चे हमने बीच में पढ़ना है 1945 तक भी पढ़ना है, जब हिरोशिमा पे, नागासाकी पे जापान में बॉम्ब भी गिरे हैं। और उसके बाद फिर एक ग्राफ नीचे आकर फिर जापान जो आज डेवलप्ड नेशन है वो कैसे बना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट, यू कैन कॉल मी। थैंक यू।